हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक लवर। और मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक रोमांटिक बुक नॉवल है और इसका नाम है फॉल्ट इन अवर स्टार्स। और इसकी स्टोरी मैं आपके लिए स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बुक की स्टोरी सुनने के बाद जल्दी से लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी नई नई बुक की स्टोरीज़ लेके आऊँ अच्छी अच्छी, वो आप तक तुरंत पहुँचे और आप उसे पसंद करो और सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरी स्टोरीज़ को। और चलिए मैं आपके लिए ये बुक की स्टोरी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ, ताकि आपका बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुनने में मज़ा आएगी। इसको तो पूरा एंड तक इसको चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। स्टोरी ये हमारी स्टार्ट होती है एक ऐसी लड़की से जो बहुत ही उदास रहना पसंद करती है, जो ज़्यादा बात नहीं करती है किसी से। उसका नाम है हेज़ल क्रीज़, जो कि थायराइड कैंसर की पेशेंट है, जो उसके पूरे लंग्स तक फैल चुका है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन का उसे सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए उसके नाक में 2 पाइप लगी हुई हैं, जिससे वो सांस ले पाती है। और फिर वो जब अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहती है कि उसने उसकी दवाई का डोज़ बढ़ा दिया है। और उसकी डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम उस जगह जाती हो जहाँ मैंने तुम्हें बोला था। तो दरअसल ये एक ऐसी जगह है, इसको हम कह सकते हैं कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाने को वो बोल रही है। वो वहाँ पे नहीं गई है, लेकिन अब वो जाने को रेडी हो जाती है। फिर हेज़ल वहाँ पर जाती है और वहाँ पर सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सबके सब जो हैं सब कैंसर पेशेंट्स होते हैं, लेकिन सबको अलग अलग टाइप का कैंसर है। तो यहाँ पर हेज़ल भी अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देती है। एक्चुअली हेज़ल की ज़िंदगी में सिर्फ यही है कि वो टीवी में रियलिटी शोज़ देखती है, डॉक्टर्स के पास जाती है और दिन में 3 बार 8 अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खाती है। लेकिन हेज़ल के साथ अब बुरा ये होता है कि उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप भी जाना होगा, जो कि हेज़ल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अपने एज के लड़के लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए और अपनी एज को जियो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो हेज़ल कहती है कि अगर मॉम आप ऐसा चाहती हैं तो आप मेरी एक फ़ेक आईडी बना दो, ताकि मैं क्लब जा सकूं। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो तुम्हें कैंसर सपोर्ट ग्रुप जाना होगा। तो हेज़ल जानती है कि उसकी मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं और वो कहती है कि कैंसर से मरना आसान है, लेकिन जिनके बच्चे कैंसर से मरते हैं उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी कि ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, अब 1 वीक के बाद हेज़ल कैंसर सपोर्ट ग्रुप जाती है और वो जब जाती है तो वहाँ पर वो एक लड़के से टकराती है। इस लड़के का नाम होता है ऑगस्टस वॉटर्स। और जब ये सब एक साथ हॉल में बैठे हैं तो ऑगस्टस हेज़ल को लगातार देख रहा होता है। और यहाँ पे एक लड़का और है जो अपने बारे में बताता है कि उसकी एक आँख जो है वो कांच की है और अब दूसरी आँख का भी ऑपरेशन होने वाला है और उसके बाद वो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। लेकिन उसके पास एक उसकी गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपने आप को बहुत लकी समझता है। यहाँ पर हॉल में जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया होता है, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। उसी में ऑगस्टस यहाँ पर पहली बार आया है। दरअसल इसे एक बोन कैंसर था, जिसकी वजह से उसने अपने एक पैर को खो दिया था, पर वो अब चल सकता है क्योंकि उसके पास एक आर्टिफिशियल पैर है। और जब अगस्तस की बारी आती है तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता है और वो सबको बताता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता है। वो खोना नहीं चाहता है, इस ज़िंदगी में गुमनाम नहीं होना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। दरअसल उसे एक फ़ियर होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। और तब उनमें से बैठे हुए एक आदमी बोलता है कि इसके जवाब में क्या कोई बोलना चाहेगा। तो हेज़ल वहाँ पर पहली बार कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है। वो कहती है कि हमसे पहले भी ये वक्त और हमारे बाद भी ये वक्त रहेगा, और एक वक्त ऐसा है कि इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा और उस वक्त हमारा नाम याद रखने वाला कोई भी नहीं होगा। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए
बल्कि हमें जिन चीज़ों से डर लगता है हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और फिर मीटिंग के बाद हेज़ल जब बाहर जाती है तो अगस्टस उससे पास आता है और ये एक दूसरे से फिर बात करते हैं। हेज़ल उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दरअसल अगस्टस उसे लगातार देख रहा होता है। अगस्टस कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। तो उसके बाद अगस्टस हेज़ल को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों अगस्टस के घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ऑगस्टस हेज़ल से पूछता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा नॉवल पढ़ना पसंद है। मेरी फेवरेट नॉवल का नाम है एन इम्पीरियल अफिक्शन, जो एक कैंसर पेशेंट के ऊपर बुक होती है। इस लड़की का नाम होता है एना और इसमें राइटर ने ये लिखा होता है कि एग्जैक्टली मरना क्या है और इसके साथ उसने ये भी समझाया होता है कि मौत इस दुनिया में कुछ नहीं होती है। फिर ऑगस्टस से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बुक पढ़ूँगा और इसके बदले में तुम्हें मेरी बुक पढ़नी होगी। और अब ये दोनों एक दूसरे की बुक पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अब हेज़ल के लिए लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आ चुकी हैं। वो बहुत खुश है और एक दिन ऑगस्टस जब उस बुक को पूरा पढ़ लेता है तब बहुत ही डिसअपॉइंट होता है पढ़ के, क्योंकि इस बुक का एंड अधूरा होता है। क्योंकि इसमें जो एना नाम की लड़की होती है वो मर जाती है और सब कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए अगस्टस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हेज़ल उसे कहती है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, लोग आधे सफ़र में चले जाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि एना के जाने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उसे प्यार करते थे, जो उसके करीब थे, लेकिन हम नहीं जान सकते ये। फिर हेज़ल ऑगस्टस को ये भी बताती है कि जो इस बुक के राइटर है जिनका नाम है पीटर वॉन हॉस्टन, उन्होंने ये एक बुक लिखी और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई और बुक फेमस होने के बाद जो इसके राइटर हैं वो एम्स्टर्डम चले गए और इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा, उन्हें कोई नहीं जानता। फिर इस स्टोरी में फ्रेंड्स ये एक ट्विस्ट आता है कि जो अगस्टस का फ्रेंड था जिसकी एक आंख नकली की थी और दूसरी आंख का भी एक आंख जो उसकी कांच की थी और दूसरी आंख का भी कुछ टाइम के बाद उसका ऑपरेशन होना था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़ के चले जाती है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब तो ये सब जब अगस्टस और हेज़ल को पता चलता है तो वो उसे बहुत समझाने की इस बात को लेके बहुत कोशिश करते हैं, समझाते हैं उसको। फिर जो है धीरे धीरे टाइम बीतता है और अब हेज़ल और अगस्टस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं। लेकिन अगस्टस अभी भी उस बुक के एंड से बहुत डिसअपॉइंटेड है। दरअसल वो जानना चाहता है कि इस बुक का एंड ऐसा अधूरा क्यों था और वो फिर गूगल पे सर्च करता है इस राइटर के बारे में। फिर उसके राइटर के असिस्टेंट को ढूंढ लेता है वो गूगल पे और अब वो उसकी ईमेल आईडी हेज़ल को देता है। हेज़ल उस राइटर के असिस्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस मेल के थ्रू पूछती है जो उसके मन में होते हैं, क्योंकि वो इस बुक को कई बार पढ़ चुकी है और इसके वो आंसर्स जानना चाहती है। और जब उसे मेल के रिप्लाई आता है तो वो असिस्टेंट का नहीं बल्कि राइटर का खुद रिप्लाई आता है उससे। तो वो मेल में ये लिखता है कि जो इस बुक का एंड है वो बहुत अलग है और अगर तुम इस एंड को जानना चाहती हो तो तुम्हें एम्स्टर्डम आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये मेल नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें ये मेल किया तो तुम ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल सकती हो। तो हेज़ल इस बात से बहुत खुश होती है और वो तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है। उसकी मॉम भी बहुत खुश होती हैं ये सब जान के। अब फिर हेज़ल जो है अपनी मॉम से कहती है कि मैं एम्स्टर्डम जाना चाहती हूँ, लेकिन हेज़ल की मेडिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसों की। एम्स्टर्डम जाने के लिए उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, पर उसकी मॉम चाहती हैं कि वो एम्स्टर्डम जाए, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। और जब ये बात वो अगस्टस को बताती है तो अगस्टस उससे कहता है कि जो कैंसर ग्रुप है जहाँ पर हम मिले थे वहाँ पर तुम अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकती हो और उस विश को पूरी करने के लिए फंडिंग कैंप रिक्रूट करता है। लेकिन हेज़ल पहले ही अपनी विश पूरी कर चुकी है। दरअसल वो डिज्नीलैंड जाना चाहती थी तो उसने वहाँ पर अपनी जो है विश पूरी कर दी और फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम जो है बीतता है और अब ये एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। और एक दिन अगस्टस उससे सरप्राइज़ देता है कि वो उससे
एम्स्टर्डम की 2 टिकट्स दिखाता है और वो कहता है कि हम जो है एम्स्टर्डम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हेज़ल को अपने डॉक्टर्स की परमिशन लेनी होगी और वो डॉक्टर्स के पास जाती है। तो वो नहीं डॉक्टर्स नहीं चाहते कि वो इतना लंबा सफ़र करे, और सच्चाई ये भी होती है कि हेज़ल की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होने वाली होती है और इसके बाद वो कभी भी ऐसा सफ़र दोबारा तय नहीं कर पाएगी। लेकिन डॉक्टर्स इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो हेज़ल को मना कर देते हैं। तो हेज़ल को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड होता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से मतलब जा भी नहीं सकती। वहीं पे फिर उसके बाद हेज़ल और ऑगस्टस की दोस्ती धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और हेज़ल जानती है कि ऑगस्टस उससे प्यार करता है, लेकिन वो बोलती नहीं है और ऑगस्टस भी जानता है। लेकिन हेज़ल नहीं चाहती कि ऐसा हो और वो ऑगस्टस को समझाती है कि बोलती है कि देखो ऑगस्टस, मैं एक ग्रेनेड हूँ और मैं कभी भी फट सकती हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे रास्ते में कम से कम लोग आएँ। अब इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट ये आता है कि एक दिन बुक के राइटर पीटर वॉन हॉस्टन का खुद मेल आता है और उसमें ये लिखा होता है कि तुम ऑगस्टस और तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए एम्स्टर्डम आ रहे हो। और ये बात वो अपनी मॉम को फिर बताती है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को मना लिया और हम सब एम्स्टर्डम जा रहे हैं। ये सुनने के बाद हेज़ल बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ये तीनों एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी पहले इतनी सारी खुशियाँ पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि जब वो 13 साल की थी तब से वो इस बीमारी से जूझ रही थी। वहीं ऑगस्टस ने भी अपना प्यार गंवाया। दरअसल इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ दुख देखा हुआ है और अब ज़िंदगी में खुशियों के कुछ पल आते हैं। और उस वक्त ये शाम को एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो जो राइटर है बुक का, उसने इनके लिए एक टेबल बुक किया है वहाँ पे, जहाँ पर जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ऑगस्टस हेज़ल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हेज़ल उसकी बात का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा करने से ऑगस्टस को सिर्फ दुख ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे ये होता है कि ये दोनों राइटर से मिलने जाते हैं। राइटर का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है और जब ये दोनों उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ऐना के मरने के बाद लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का, उसके घर वालों का क्या हुआ, तो राइटर कहता है कि मुझे इस बारे में बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर हेज़ल को वो सुन के इतना गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था, अब आपको बताना ही होगा। राइटर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो एक काल्पनिक बुक थी और ऐना की मौत के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं सब जानती हूँ, और ऐसा कोई जब लिखता है तो वो बहुत दूर की सोचता है और मैं जानना चाहती हूँ कि उन सब के साथ क्या हुआ था, यानी तुमने क्या सोचा था। वो उन्हें इस बात का जवाब नहीं देता, बल्कि वो हेज़ल की बीमारी के, उसके कैंसर का मजाक उड़ाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और ये दोनों फिर चले जाते हैं और इनको इसकी वजह से इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि वो जो बात ये जानने के लिए यहाँ पर इतनी दूर आए थे, पता करने के लिए आए थे, फिर वो उन्हें बात पता ही नहीं चली। फिर जो राइटर की असिस्टेंट थी वो राइटर को ऐसा करने से रोकती है, पर वो किसी की नहीं सुनता और वो एक रात पहले इनके रेस्टोरेंट में जो टेबल बुक किया था इन दोनों के लिए, वो राइटर ने नहीं बल्कि राइटर की असिस्टेंट ने किया था। फिर जो राइटर की असिस्टेंट होती है वो बाहर जाके दोनों से माफ़ी मांगती है और वो इन दोनों को एन फ्रैंक हाउस चलने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि इनका यहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और ये तीनों फिर वहाँ चले जाते हैं। एन फ्रैंक एक्चुअली वो लड़की थी जो 13 साल की उम्र में गुजर गई थी, और ये ज्यूस लड़की थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर हिटलर के डर से अपने पूरी फैमिली के साथ छुप गई थी, और इसने
पूरे एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिखा था, जो डायरी बाद में पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई। ये एना के पूरे घर को देखते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हेज़ल को सीने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी ये एक रूम में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक कोट लिखा होता है, जिसमें एना ने ये लिखा होता है कि मैं ऐसे पलों में भी दुःख के बारे में नहीं सोचती, बल्कि बची हुई सुंदरता के बारे में सोचती हूँ। अपने अंदर की खुशियों को समझने की कोशिश करो, अपने आसपास की खुशी के बारे में सोचो। एना ने ये सब बातें उस वक़्त लिखी थी जब उसकी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं बचा था। वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और हिटलर और नाज़ी सेना ज्यूस लोगों को ढूँढ-ढूँढ के मार रही थी। और ये सब पढ़ने के बाद हेज़ल के विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो पहली बार हेज़ल से ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्चुअली ऑगस्टस हेज़ल से कहता है पहली बार। अब पहली बार हेज़ल ऑगस्टस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हालाँकि ऑगस्टस ये बात जानता था, लेकिन हेज़ल ने उसे कभी भी नहीं कहा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों घूमने जाते हैं और ये एकदम से टाइम सब कुछ इनका बदल जाता है, क्योंकि जब ऑगस्टस कहता है उससे कि उसे बोन कैंसर जो पहले हुआ था वो फिर से एक्टिव हो गया और वो उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। फिर इस बात से हेज़ल बहुत दुखी होती है और वो फिर अब ऑगस्टस उससे पहले इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। फिर वो एम्स्टर्डम से घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए गए थे वो तो उनका काम हुआ नहीं, तो वो फिर घर वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका जो फ्रेंड है, जिसकी दूसरी आँख भी ख़राब हो गई है और वो अब कुछ भी नहीं देख सकता, और साथ ही साथ ऑगस्टस की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है और उसे आईसीयू में रखा जाता है। लेकिन वो जब थोड़ा ठीक होता है तो ये तीनों चर्च में ऑगस्टस का फ़ुनरल रखते हैं। यानी कि ऑगस्टस अभी ज़िंदा है, लेकिन ऑगस्टस ये देखना चाहता है कि जब वो मर जाएगा तो उसके मरने के बाद उसके दोस्त उसके लिए क्या स्पीच देंगे। तो वो सिर्फ़ देखने के लिए वो उसका एक फ़ुनरल रखते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले उसका दोस्त उसके बारे में बोलता है और फिर उसके बाद हेज़ल की बारी आती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं एक भी शब्द बिना रोए कह पाऊँगी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एक्चुअली कि ऑगस्टस से मिली, और कुछ ही दिनों में ऑगस्टस ने मुझे सब कुछ दिखा दिया और इसके लिए मैं हमेशा दिल से ग्रेटफुल रहूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब चीज़ें हेज़ल ने ऑगस्टस के लिए कही, और जब ये हेज़ल कह रही थी तो उसे बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी आँखों में बहुत आँसू आ रहे थे, उसे रोना आ रहा था, और साथ ही साथ ऑगस्टस भी रो रहा था, क्योंकि ऑगस्टस मरने वाला है और वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फिर इसके 8 दिनों के बाद ऑगस्टस मर जाता है, और जब हेज़ल को ये पता चलता है तो हेज़ल अपनी मॉम के गले लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और जब हेज़ल ऑगस्टस के फ़ुनरल में जाती है तो वो देखती है कि वो बुक का राइटर जिसके पास वो लोग गए थे वो वहाँ होता है। उसे देख के वो हैरान होती है, और फ़ुनरल के बाद वो उसके गाड़ी में आकर बैठती है और वो उसे कहता है कि उसने जैसे उनके साथ बिहेव किया उसके लिए वो माफ़ी चाहता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि उस बुक के एंड में क्या हुआ था। हेज़ल कहती है कि मुझे कुछ नहीं जानना है, क्योंकि वो अभी भी गाड़ी में ड्रिंक कर रहा था, जैसे वो उस वक्त कर रहा था जब वो उसके घर गए थे एम्स्टर्डम। तो वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ ऑगस्टस की वजह से हूँ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के आखिर दिनों में कई बार लेटर्स लिखे मुझे, मैं तुम्हें बता सकूं कि उस बुक के एंड में क्या हुआ। लेकिन हेज़ल को उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं जानना चाहती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, लेकिन राइटर उसे एक चीज़ बताता है कि मेरी बेटी जब 8 साल की थी तब वो कैंसर की वजह से मर गई थी, ठीक उसी तरह जैसे उस बुक में एना की मौत हुई थी। दरअसल वो उसकी बेटी का ही कैरेक्टर था एना के रूप में, जो उस बुक में था। इसलिए उसने उस बुक को लिखने के बाद कभी कुछ
नहीं लिखा और दुनिया से दूर हो गया। फिर हेज़ल उसे गाड़ी से उतरने को कहती है, पर राइटर उतरने से पहले हेज़ल को एक लेटर देता है और कहता है कि इसे पढ़ लेना। फिर इसके बाद वो आइज़ैक से मिलने जाती है। आइज़ैक वो दोस्त है जिसके कैंसर की वजह से दोनों आँखें ख़राब हो चुकी हैं, और आइज़ैक हेज़ल से कहता है कि क्या उस राइटर ने तुम्हें कोई लेटर दिया है? तो हेज़ल कहती है कि मैं उसका एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो आइज़ैक कहता है कि ये उसने नहीं लिखा, बल्कि ये ऑगस्टस ने लिखा था। ऑगस्टस ने लिख के उसे भेजा था ताकि वो इसे अच्छे से अरेंज करके उसके फुनरल के दिन तुम्हें ये दे सके। ये सुनने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और वहाँ पर वो ये लेटर पढ़ना शुरू करती है। उस लेटर में ये लिखा था कि जब हेज़ल बीमार हुई तो मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। और इसके साथ साथ उसने हेज़ल की तारीफ़ में बहुत सारी चीज़ें उस लेटर में लिखी थी। उसने ये भी लिखा था कि मैं हेज़ल से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और इस दुनिया में, जहान में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, हम उनसे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हमें ये तकलीफ़ें कौन दे रहा है। यानी इस लाइन का ये मतलब होता है कि वो जानता था कि हेज़ल मर रही है, उसे इस बात की तकलीफ़ होती थी कि वो मर रही है, लेकिन फिर भी वो उसे चुनता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। हालांकि उसे बाद में ये चीज़ पता चली कि उसका जो कैंसर था वो वापस एक्टिव हो गया, वो कभी भी मर सकता है और वो हेज़ल से पहले मर जाएगा, और ये सब बातें उसे पता थी। और उसने लेटर में एक और चीज़ ये लिखी कि मुझे अपनी चॉइस पे जो मैंने चुनी उससे मुझे बहुत खुशी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेज़ल को भी अपनी चॉइस पर खुशी होगी। फिर हेज़ल जो है आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ, मुझे अपनी चॉइस पे बहुत खुशी है। सो गाइज़, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, और ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आएगी। और पसंद आने के बाद तुरंत मेरा लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी आपके लिए नई नई स्टोरी लेके आऊँ आप तक तुरंत पहुँचे। सो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।